Hello students, I hope you are doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk and today now let's take a quick review of chapter 15th of your grade 12th. देखिए स्टूडेंट, चैप्टर 15 का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पढ़ेंगे, उनके सोर्सेज को डिफाइन करेंगे कि सोर्सेज कौन कौन से हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। उसके बाद हम कोल जो इसका सोर्स है उसको स्टडी करेंगे कि कोल कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस को देखेंगे और फिर एक न्यू इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के, उसको हम स्टडी करेंगे जिनको हम बकी बॉल्स भी कहते हैं। और फाइनली स्टूडेंट हम फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए स्टूडेंट कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये आप अपने मैट्रिक ग्रेड में भी कवर कर चुके हैं, थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में भी इसको आपने देखा होगा। सो आपके लिए ये चीज़ें आसान होंगी। तो चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से स्टार्ट लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो या इनके ये डेरिवेटिव्स हो। सो कार्बन तो है मेन कंपोनेंट, साथ में हाइड्रोजन भी इसमें मेजॉरिटी अमाउंट में होता है और इनके डेरिवेटिव भी इसमें शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है और फास्फोरस भी हो सकता है। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आगे। अब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के आखिर सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। सो स्टूडेंट्स याद रखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेजर सोर्स है वो है फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल्स आप जानते हैं कि उसमें एक ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको एक दफ़ा आपने बर्न किया तो वो दोबारा रिन्यू नहीं हो सकते, वो उनकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, कन्वर्ट ख़त्म हो जाती है। तो हम फॉसिल फ्यूल्स की जब बात करते हैं तो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल्स में शामिल हैं। एक दफ़ा बर्न हो गए तो हम इसको रीयूज़ नहीं कर सकते। सो ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेजर सोर्सेज होते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि कोल को देखते हैं कि कोल कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। सो आप याद रखें कि कोल की होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है कि कोल को हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है, एट हाई टेम्परेचर होती है। सो उसमें जो आपके पास जो प्रोडक्ट बनते हैं तो उस प्रोडक्ट में कोल गैस होती है, कोल टार होती है और कोक होती है। सो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस कहलाता है। सो हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को डिफाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो याद रखें स्टूडेंट्स के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की मौजूदगी में जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं उसमें कोल गैस है जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर है, कोल टार है जो कि वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है और जो एंड पे बच जाता है वो आपका कोक कहलाता है। यानी ये जो कोल है ये एट दी एंड कोक में कन्वर्ट हो जाता है। स्टिल इस कोक के पास एबिलिटी होती है कि ये इसको बर्न किया जा सके, यानी ये एज ए फ्यूल भी यूज होता है क्योंकि हमने विदाउट एयर यानी आपने इसकी कंप्लीट कंबशन नहीं की, इन द एब्सेंस ऑफ एयर इसको आपने हीट किया है। तो स्टूडेंट होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें सबसे पहले कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन में अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको अभी मैंने बताया कि कार्बन तो मेन एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। कंबस्शन की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो हाइड्रोकार्बन जो है उनकी कंबस्शन रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल आसानी से जल जाता है, यही प्रोसेस कंबस्शन कहलाता है। उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्शन रिएक्शन देते हैं। अगर हम इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें सो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, जैसे पेट्रोल को अगर आपने रखा तो वो थोड़ी देर बाद वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वॉलेटिलिटी कहलाती है। इट मीन्स कि पेट्रोल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो तकरीबन ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। स्टूडेंट अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं और वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। ये बात हमने प्रीवियस ग्रेड में भी पढ़ी हुई है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हाई टेम्परेचर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो स्टेबिलिटी के बारे में आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्योंकि आयनिक बॉन्ड अगर हो तो वो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते उस वजह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं। फाइनली हम रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करते हैं सो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन है वो जनरली स्लो रेट ऑफ रिएक्शन शो करते हैं। रेट का मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। होपफुली स्टूडेंट आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस को देख लेते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने याद रखना है कि फूड में जो यूजेस हैं कि फूड में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसमें विटामिन्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो हम क्लोथिंग होती है वो वूल होती है, उसमें नायलॉन से मिलकर बने होते हैं, कॉटन से मिलकर बने होते हैं, तो सारे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट जो आपके डिटर्जेंट हैं, सोप्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने
होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके मेडिसिन भी बनी होती हैं। सो ये यूजेस आपने याद कर लेने हैं। फर्दर हम मूव करते हैं, अब न्यू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को पढ़ते हैं, जिसमें हम बकी बॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिए स्टूडेंट, जो बकी बॉल्स है इसका फुल नेम है बकमिंस्टर फुलरेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें 40 से लेके 100 कार्बन के एटम्स होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट इसका जो स्ट्रक्चर है वो हॉलो केज की तरह होता है, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, इसमें देखिए कार्बन एटम आपस में मिले हुए हैं और कार्बन एटम पेंटागन या हेक्सागन की सूरत में मिले होंगे। पेंटागन का मतलब 5 कार्बन एटम, तो स्टूडेंट देखिए कि ये आपके 5 कार्बन एटम, ये लेट्स सपोज को पहला कार्बन एटम मान लें तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा, तो ये सिक्स्थ हो जाएगा। तो ये हेक्सागन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे मिलके बने हुए है ये स्ट्रक्चर पेंटागन या हेक्सागन हो सकता है। होपफुली आपको बकमिंस्टर फुलरेंस का सारा स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ते भी आए हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एक एटम होता है या एटम का ग्रुप होता है या ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली होती है जो कि किसी भी कंपाउंड को केमिकल प्रॉपर्टीज देती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो ये देंगे ये कौन सी हो सकती हैं, ये फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हो सकते हैं। हमने पढ़ा है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, अल्कोहल्स, ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। आइए इसकी टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अल्केन्स की बात करते हैं। अल्केन हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो आप जानते हैं कि अल्केन्स में क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। और स्टूडेंट जैसे अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा CH4, तो ये हो जाएगा मीथेन। इस कंपाउंड का नाम है मीथेन। सो ये जो अल्केन है, इस तरह इसके बारे में हम 9th ग्रेड में भी पढ़ते आए हैं, 9th 10th में, कि मीथेन होता है, ईथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। तो ये सारे अल्केन्स होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगर मैं अल्कीन्स की बात करूं तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि इसमें डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, तो ये बन जाएगा C2H4 बन जाएगा। और इस कंपाउंड का नाम होता है ईथीन, इसको हम ईथीन बुलाते हैं। तो यहाँ पे याद रखें मीथीन नहीं होती, ये 2 से स्टार्ट होता है। मीथीन इस वजह से नहीं होती कि कार्बन की वैलेंसी या हाइड्रोजन की वैलेंसी वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, हमने इसको बार बार डिटेल में डिस्कस भी किया है अपने प्रीवियस ग्रेड में। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, उसमें अल्काइंस आते हैं। सो हम अल्काइंस को भी देख लेते हैं। अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। सो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 2 पुट कर दें तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा C2H4-2। तो आपका जो कंपाउंड बन जाएगा C2H2, ये कंपाउंड आपका कहलाता है इथाइन। ये कंपाउंड कहलाता है इथाइन। याद रखिए स्टूडेंट, इस इथाइन को हम एसिटाइलिन भी बुलाते हैं और इसके बारे में डिटेल में हम बाद में भी बात करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें अल्कोहल आते हैं। सो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप्स की तो उसमें अल्कोहल्स आ जाते हैं। अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला होता है R और OH। OH बॉन्ड यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अल्कोहल्स के बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें तो फंक्शनल ग्रुप में आपके पास अल्डिहाइड्स आ जाते हैं। अल्डिहाइड्स फंक्शनल ग्रुप। अब अल्डिहाइड्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है R होता है। इसमें R याद रखें स्टूडेंट, R इज़ एनी अल्काइल ग्रुप, जो कि हमने पढ़ा है कि अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो उससे अल्काइल बनता है। ये अल्काइल क्योंकि रेडिकल होता है तो उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अल्डिहाइड्स का जो जनरल फार्मूला बनेगा वो बनेगा RC+O और यहाँ पे आ जाता है H। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इसकी एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे इस R की जगह मिथाइल ग्रुप हो तो ये CH3 हो जाएगा और ये हो जाएगा C+O और H, तो ये एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये अल्डिहाइड है और कौन सा अल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। इसके बारे में हम प्रीवियस ग्रेड में पढ़ चुके हैं, इसका नेम हम पढ़ चुके हैं और आगे चल के भी हम मज़ीद डिटेल में इनके नेम्स को देखेंगे और मेन लेक्चर्स में भी इनफैक्ट मैंने इनको डिटेल में कवर किया हुआ है। अल्डिहाइड्स के बारे में के बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कीटोन्स की, क्योंकि अल्डिहाइड की रिजेम्बलेंस कीटोन्स जैसी है। सो कीटोन भी आपका फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला होता है RC+O और यहाँ पर भी R आ जाता है, यानी दोनों तरफ R आ जाता है। या R' इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कर देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली दोनों मिथाइल ग्रुप हैं। अगर हम यहाँ पे CH3 और यहाँ पर भी CH3 लिख दें तो इस कंपाउंड को एसीटोन बुलाएंगे या डाई मिथाइल कीटोन भी बुला सकते हैं। मजीद स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप्स को थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RC+O और यहाँ पे आ जाता है OH। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट फैमिलियर होंगे कि CH3C+O OH,
इसका नाम आप सब जानते हैं, इसको हम यूं भी लिखते हैं CH3C। देखिए 2 ऑक्सीजन है तो COOH। सो अब आपको स्टूडेंट याद आ गया होगा कि इसको हम एसिटिक एसिड बुलाते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दीज आर एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। स्टूडेंट एक और फंक्शनल ग्रुप को हम देख लेते हैं, ईथर को देख लेते हैं। ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है R होता है, फिर O होता है, फिर से R आता है। यहाँ पे अब देखें कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ROR है। यहाँ पे अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो R की जगह हम CH3 लिख सकते हैं, फिर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे CH3 को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम होगा डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर। तो ये फंक्शनल ग्रुप के थोड़े से टाइप्स मैंने बता दी हैं। बाकी इनके बारे में डिटेल जितने फंक्शनल ग्रुप हैं सबके नेम, सबके टाइप्स मैंने अपने मेन लेक्चर्स में कवर की हुई हैं, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। हम बढ़ते हैं स्टूडेंट होमोलोगस सीरीज़ की तरफ। होमोलोगस सीरीज़ एक ऐसे कंपाउंड की सीरीज़ होती हैं जिसमें एडजेसेंट मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं तो होमोलोगस सीरीज तमाम जो फंक्शनल ग्रुप है उन सब की अलग अलग से होमोलोगस सीरीज बनती हैं। फॉर एग्जांपल अल्केन की होमोलोगस सीरीज हो सकती है, अल्कीन्स की हो सकती है, अल्काइंस की हो सकती है, तो इसी तरह अल्कोहल की ये भी हो सकती है। आइए हम अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज को डिस्कस करते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस कैसे होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्केन्स। अल्केन्स के बारे में स्टूडेंट मैं फार्मूला दोबारा लिखने लगा हूँ, जिसका फार्मूला था CnH2n+2, ताकि आपको मजीद क्लियर भी हो जाए। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करें तो ये देखिए ये बन जाएगा CH4 बन जाएगा, राइट। n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करें ना, आप देखें C बन जाएगा 1, H हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 1 एंड +2, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा 2 + 2 4, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा CH4 और इसका नाम है मीथेन। फिर स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं तो आपका फार्मूला देखें उस के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा C2H2 मल्टीप्लाई विद 2 4 + 2 6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H6। इसके अलावा स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम C3 पुट करें तो यहाँ पे बन जाएगा C3 एंड H6 + 2 8 हो जाएगा C3H8। अब स्टूडेंट देखें ये एक होमोलोगस सीरीज बनती जा रही है अल्केन्स की, जिसमें पहले मीथेन आ रहा है, फिर एथेन आ रहा है, फिर प्रोपेन आ रहा है, फिर इस तरह ब्यूटेन आएगा, पेंटेन आएगा। तो क्योंकि इस तमाम में सिंगल बॉन्ड है तो ये तमाम में ये होमोलोगस सीरीज कहलाती है, इसको एक सीरीज में पुट कर दिया जाता है। अब ये सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है। आइए इसको देख लेते हैं कैसे यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है। तो देखें हम कोई भी दो कंपाउंड एडजेसेंट कार्बन या एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स को पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट 2 मैंने एडजेसेंट मॉलिक्यूल को पिक कर लिए, तो देखें C2 में से C1 को अगर आप निकालें, माइनस करें, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? खाली C रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ C। अब H6 में से H4 को आप माइनस करें तो यहाँ पे रह जाएगा H2। तो देखें आपको CH2 का डिफरेंस मिल गया। यही चीज़ है कि एडजेसेंट मॉलिक्यूल में CH2 का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल मैं नेक्स्ट एडजेसेंट मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। अब हम इन दोनों को देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए कि C3 में से C2 को अगर आप माइनस करें तो ये बन जाएगा C, वंस अगेन C, और H8 में से H6 को माइनस करें तो ये रह जाएगा 2। तो वंस अगेन आपको CH2 का डिफरेंस मिल गया, और ऊपर डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है कि होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस होता है एडजेसेंट कंपाउंड में। होपफुली स्टूडेंट्स आपको होमोलोगस सीरीज समझ आ गई होगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एलिमेंट्स की डिटेक्शन है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है, तो इसको मैंने अपने मेन लेक्चर में अच्छे से कवर किया हुआ है। तो यहाँ तक जितनी भी बातें मैंने की हैं होपफुली आपको वो सारी समझ आ गई होंगी अच्छे से, जो हमने यहाँ पे समरी को डिस्कस किया। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। थैंक यू।